नमस्कार दोस्तों, अल्फ़ा सक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं भैरव सिंह चारण राजस्थान की कला संस्कृति की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों पे हम चर्चा कर रहे हैं और राजस्थानी साहित्य का पहला जो प्रकार हमने पढ़ा पिछली क्लास में वो था रासो साहित्य, जो दोनों ही रासो ग्रंथ है, दोनों महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। इन रासो ग्रंथों पे हमने चर्चा की। इन्हीं रासो ग्रंथों को आज इस क्लास में पूर्ण करेंगे। हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो के अलावा कई रासो ग्रंथ जो अपने राजस्थानी साहित्य में है उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आज जिन रासो ग्रंथों को हम पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण रासो है ये है आपके बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। बिसलदेव रासो, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्य बहुत थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आरएस सभी प्रकार के ग्रेड में, पटवार में, पुलिस में, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। इसलिए इसको थोड़ा सा एकाग्रचित्त होकर के वीडियो को 2-3 बार आप लोगों को देखना है ताकि ये ढंग से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन हमारे गलत होने की 1% की संभावना ना हो। ठीक है, हमें हमारे सिलेक्शन से लेना देना है। ठीक है, जो लोग बार बार मेहनत कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन साहब की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को छोड़कर यूं कभी ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेहनत को लगातार कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना हो, मेहनत करने वाले ही लोग हमेशा पूजनीय होते हैं, उन्हीं की एक प्रतिष्ठा होती है। वरना बेरोजगारी में तो काय की प्रतिष्ठा है। जब तक हम बेरोजगार हैं तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन हमारा सरकारी सेवा में चयन हुआ उसके बाद में आपकी अहमियत आपको पता चलेगी कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं समाज के लिए। तब तक जब तक बेरोजगार है तब तक कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेहनत करो और जो मेहनत करता है वही पूजनीय होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सर्जन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़े की। वही पाषाण किसी मंदिर में कहीं भगवान होता है। वही पाषाण किसी मंदिर में कहीं भगवान होता है। इसलिए हमेशा मेहनत पे विश्वास रखो और जो मेहनत करते हैं यकीनन उनको सफलता मिलती है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता। एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो तो सही। ठीक है, आसमां में छेद किए जा सकते हैं। मेहनत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मेहनत को लगातार जारी रखो। कोशिश करूंगा कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए ढंग से हर एक वीडियो को देखना है। बिसलदेव रासो जो है, इस बिसलदेव रासो की अगर हम बात करें तो इसके लेखक है नरपति नालहम। नरपति नालहम, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया, तो इस महाकाव्य के लेखक है नरपति नालह। बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो नरपति नालह के द्वारा लिखा गया। अब ये बिसलदेव रासो है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। अजमेर के चौहानों के एक शासक हुए, चौहान वंश के एक राजा हुए, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जिनका शासनकाल चौहानों का गोल्डन इरा कहलाता है। ये विग्रहराज चतुर्थ, जिसका दूसरा नाम था बिसलदेव। इसी बिसलदेव की इतिहास और बिसलदेव से संबंधित जानकारी जो वो बिसलदेव रासो में नरपति नालह के द्वारा लिखा गया है। इस महाकाव्य के 4 खंड है। बिसलदेव रासो के कुल कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। और जैसा कि पृथ्वीराज रासो में हमने पढ़ा कि ये प्रेम पर आधारित महाकाव्य है, तो ये बिसलदेव रासो भी प्रेम पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है, इस महाकाव्य में
बिसलदेव और उसकी प्रेमिका राजमती, राजमती और बिसलदेव, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये राजमती जो है ये भोज परमार की पुत्री थी, जिसका विवाह बिसलदेव के साथ में हुआ था। भोज परमार, इस भोज परमार की पुत्री थी और बिसलदेव की पत्नी थी। ठीक है, इसका जो पहला खंड है, इस पहले खंड में इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। विवाह के कुछ समय बाद में ही ये बिसलदेव जो है वो उड़ीसा अभियान के लिए चला जाता है, उड़ीसा अभियान के लिए। और जब ये उड़ीसा अभियान के लिए जाता है तो कई वर्षों तक ये वापस लौट करके नहीं आता है। तो ये पत्नी इसकी याद में तड़पती है, और जो याद में तड़पन होती है उसको हम कहते हैं विरह। तो इसकी विरह पर, राजमती की विरह पर यह महाकाव्य लिखा गया है। इसके दूसरे और तीसरे खंड में इसकी विरह का वर्णन मिलता है। एक बहुत बड़ी समस्या है, पति पास में रहे तो गिरे और दूर जावे तो विरह, पति बापड़ू करे कहीं। ठीक है, तो ये जब बिछड़ जाते हैं तो इनकी बिछड़ने के बाद में इनकी विरह पर यह महाकाव्य है। ठीक है, दूसरे और तीसरे खंड में इन दोनों की विरह का वर्णन है, और चौथे खंड में बिसलदेव और राजमती जो है ये वापस मिल जाते हैं, इनके मिलन का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो बिसलदेव जो है, बिसलदेव रासो, आपको ध्यान रखना है, नरपति नाहले के द्वारा लिखा गया है। अजमेर के चौहान वंशी राजा विग्रहराज चतुर्थ जो है, इस विग्रहराज चतुर्थ की वीरता और इसके इतिहास से संबंधित महाकाव्य है बिसलदेव रासो। कई एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है, बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो नरपति नाल्हे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए ये वही बिसलदेव है जिसका शासनकाल चौहानों के इतिहास का स्वर्ण काल रहा, चौहानों के इतिहास का स्वर्ण काल। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक किया था, इसलिए इसका शासनकाल चौहानों के इतिहास का स्वर्ण काल। ये स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था, विग्रहराज चतुर्थ। इसने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक, संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा था, कौन सा, हरिकेली नाटक, ये इसी के द्वारा लिखा गया था। और कवियों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ जो है इसको कहा जाता है कवि बांधव। ये भी कई बार पूछा जाता है, किस शासक को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ, कवियों का आश्रयदाता था। बहुत सारे विद्वान इसके दरबार को सुशोभित करते थे, सोमदेव उनमें सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, जिन्होंने ललित विग्रहराज, इसी विग्रहराज चतुर्थ पर एक महाकाव्य लिखा गया है, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, जिसके लेखक है सोमदेव। ये भी कई बार पूछा जाता है, ललित विग्रहराज किनके द्वारा लिखा गया, तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया। खुद विग्रहराज एक महान उच्च कोटि का विद्वान था, इसने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। और इन्होंने जो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया अजमेर में, जो संस्कृत विद्यालय बनाया अजमेर में, उसी संस्कृत विद्यालय पर हरिकेली नाटक के दोहे भी लिखवाए थे। कालांतर में इसी संस्कृत विद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके काल में तुड़वाया गया और राजस्थान की पहली मस्जिद बनवाई गई, जहाँ पंजाबी पीर दुल्हे शाह का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इस मस्जिद का नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, तो 3 प्रश्न इसके साहित्य से संबंधित है महत्वपूर्ण। स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, कवियों का आश्रयदाता था, इसीलिए इतिहास में ये कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी पर एक महाकाव्य और है, ललित विग्रहराज, जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले रासो ग्रंथों पर देखते हैं। बिसलदेव रासो के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है वो है आपके छत्रपति रासो। छत्रपति रासो, अगला जो रासो ग्रंथ है वो कौन सा है, छत्रपति रासो। ये जो छत्रपति रासो है इसके लेखक है काशी छंगाणी। छत्रपति रासो किसके द्वारा लिखा गया है, काशी छंगाणी के द्वारा, काशी छंगाणी। अब इस छत्रपति रासो में क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इतिहास में एक लड़ाई हुई जिसका नाम है मतीरे की राड़, मतीरे की राड़। राजस्थान में मतीरा की खातर भी लड़ाई हुई है। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1644 में लड़ाई हुई। और मतीरे की राड़ की अगर हम बात करें तो ये लड़ाई जो है ये बीकानेर और नागौर की सेना के बीच में हुई थी। बीकानेर के राजा थे करण सिंह और नागौर के शासक थे अमर सिंह। नागौर के राजा कौन थे, अमर सिंह, जो बड़े सूरवीर और अपनी हट के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है,
इन दोनों के बीच में हुई थी। मदिरा की राड़ में हुई कहीं हो तो थोड़ा सा मैं आपने बता दूं, हालांकि एक विवादास्पद लड़ाई है मदिरा की राड़। हुआ यह था कि नागौर और बीकानेर की सीमा पर एक गांव है जाखनिया गांव, जाखनिया गांव, और नागौर और बीकानेर की सीमा पर गांव है, ठीक है। एक तरफ नागौर को खेत हो, एक तरफ बीकानेर को खेत हो, चौमासा को टाइम हो, तो नागौर को जो किसान हो वो खेती करी, और खेती करी जब सीव के पास में जिस टाइम सिवाड़ा भाव हो, सीव के आसपास हल चला रहे हो, तो एक मतीरा को बीज सीव के करने पड़ गो, और बीज के बेल लाग गई, बेल लाग और बेल फड़क लाग, और बठिन खेत की सीमा पार कर, आप देखा ना कई बेल जकी वे बस सीव पार कर जाए, गांव के मायने हुए ना जी पाकिस्तान सीज फायर को उल्लंघन करे भी आप देखा ना, ठीक है। तो इस मतीरे की बेल ने भी सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये जो नागौर के किसान ने बाई थी बेल, जो बीज बोया था, वो बेल सीव को पार करके बीकानेर वाले खेत में चली गई। अब बीकानेर वाला क्योंकि रियासत ही, नागौर तो परगनू हो, रियासत ही राठौड़ा की दूसरी महत्वपूर्ण रियासत ही, शक्तिशाली रियासत भी है, ठीक है। तो बीकानेर का रियासत का जगह राजा हा करण सिंह जी बहुत शक्तिशाली हा, तो बीकानेर को जो किसान हो वो पावरफुल हो, वो नागौर वाला ने धमकायो कि ए माँ के खेत के मान मतीरो लगी हुई क्यों, मतीरो तोड़वा ला क्यों, ध्यान रखी मतीरो में खाऊंगा क्यों, मारा खेत में लगी हुई। नागौर वाला किया यार आ कोई बात हुई की क्यों, है ना, मैं भाई हूँ मतीरो, और अब फल थे खा रहे हो, क्योंकि नागौर के लोग तो आपको पता ही है सूरमा है। हालांकि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस नागौर की धरती से हूँ। एक प्रसिद्ध कवि हुए आनंद रत्नु बैरंग, उन्होंने लिखा कि जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं। नागौर क्या है, उस नागौर की पृष्ठभूमि में आपको बताता हूँ कि जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं, कभी औजार नगरी तो कभी चितचोर कहते हैं। जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं, कभी औजार नगरी तो कभी चितचोर कहते हैं, मेरा जो आशियाना है उसे नागौर कहते हैं। नागौर क्या है उसी की पृष्ठभूमि बताता हूँ कि जहाँ मीरा के भक्ति में तराने भोर लाते हैं, जहाँ मीरा के भक्ति में तराने भोर लाते हैं, जहाँ तेजा के दीवाने खेतों में गीत गाते हैं, जहाँ हर शख्स भोला सा जहन में सादगी सी है, जहाँ हर शब्द मीठा सा घुली एक जिंदगी सी है, जहाँ पर राम धुन में राम जी चहुओर बहते हैं, मेरा जो आशियाना है उसे नागौर कहते हैं, मेरा जो आशियाना है उसे नागौर कहते हैं। ये नागौर की पृष्ठभूमि रही है। तो नागौर का शासक है अमर सिंह जी। नागौर वालों किसान क्यों बाप जी, बेल में भाई क्यों, मेहनत में करी, खेत मांको, बीज मांको, फल थे खा जाओ, आ तो किसा घर की न्याय है क्यों, बीकानेर वाला क्यों, नहीं नहीं मान जानो को नहीं की क्यों, मैं क्यों रियासत का हाँ क्यों, और थे मऊ छोटा बड़ो क्यों। बात दोनों के लाठी डंडा पर पूगी, डांगा उठ गई दोनों के बीच में, और एक बड़ा स्तर की लड़ाई होगी। दोनों किसान आपस में लड़वा लाग गया, पंचायत लड़वा लाग गई, और यहाँ करता करता बात जकिए पर राजा तक पूग गई। तो बीकानेर का राजा हा करण सिंह जी क्यों आपा तोड़ा मतीरो अपना खेत में लाई गए तो, और नागौर का राजा हा अमर सिंह जी। अमर सिंह जी दिल्ली में शाहजहां के दरबार में हा बेटे, दिल्ली में मुगल बादशाह हा शाहजहां, और इस शाहजहां का एक सिपह सलार था जिसका नाम था सलावत खां। ये अमर सिंह जी जब इनको पता चलता है कि नागौर की बेल का मतीरा जो बीकानेर वाले जबरदस्ती से तोड़ रहे, तो अमर सिंह जी ने कहा कि जबरदस्ती तो मैं कोई नहीं गुंदे क्यों, है ना, प्रेम की करवा सकूँ मैं गनो की, जबरदस्ती बस की बात को नहीं क्यों, ठीक है। तो अमर सिंह जी सलावत खां को कहते हैं कि भाई बादशाह से मुझे इजाज़त दिलवाओ, मुझे नागौर जाना है, युद्ध करना पड़ेगा वहाँ जा करके। तो ये सलावत खां सोचता है कि यार कैसा आदमी है, ये मतीरे की खातिर युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो सलावत खां बात को टाल देता है, बादशाह हुकूमत तक नहीं पहुँचाता ये बात। एक दिन शाहजहां भरे दरबार में बैठा था, तो अमर सिंह जी क्रोधित होकर के बीच दरबार में पहुँच गए, कहा कि भाई तुम लोगों को ये मीटिंगें सूझ रही है, हमारे उधर तो लड़ाई हो रही है, इज्जत जा रही है, नाक कट रही है हमारी नागौर वालों की। तो शाहजहां को पता नहीं था, शाहजहां ने पूछा कि क्या बात हो गई। तो सलावत खान ने सोचा कि यार शाहजहां को बता देते हैं। तो शाहजहां की तरफ वो इशारा करता है कि ये गंवार आदमी मतीरे की खातिर युद्ध करने के लिए जा रहा है, किसी ने मतीरा तोड़ने की बात की है इनकी सीमा में बीकानेर वालों ने, और उसके लिए युद्ध करने के लिए जा रहा है। गंवार शब्द पूरा नहीं बोला, इतने में तो कटार निकाले, कटार का धनी इनको कहा जाता था। कटार निकाली और कटार आर पार कर दी सलावत खां की। उन मुकते गंगो कयोर इनकर धरली कटार, वार कह पायो नहीं जमदर हो गई पार। इतने में तो कटार आर पार करके सलावत खां का वध करके यहाँ आते हैं और मतीरे की राड़ करते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसमें नागौर की जीत हुई, कुछ इतिहासकार बीकानेर की सेना की जीत भी मानते हैं। तो ये एक तरह से विवादास्पद लड़ाई है। कहने का तात्पर्य, इस मतीरे की राड़ का उल्लेख जो है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? छत्रपति रासो में मिलता है, जो किसके द्वारा लिखा गया? काशी छंगाणी के द्वारा। अभी मतीरा की राड़ के बाद में संधि भी हुई, और संधि करवाई एक चारण साहित्यकार,
और चारण साहित्यकार दोनों देशों की सीमा पर बैठ को नागौर और बीकानेर की, और मतीरो तोड़ हाथ में रख लियो, है ना, खुद की पालकटी के माए रख लियो, और मतीरो फोड़ और मतीरो तो खा लियो खुद। बीज फेंक दिया नागौर का कि भाई तू एक बीज भाई एक का ले 100 बीज, और मतीरा को जो शिपड़े वो फेंक दियो बीकानेर अणाकन। यहाँ कर आ राड़ चारणा ने बुझानी पड़ी, ठीक है, आ एक संधि करवाई, ठीक है। तो ये लड़ाई को उल्लेख जो है वो किसा ग्रंथ के मान मिले, छत्रपति रासो के मान मिले। आप ध्यान रखनी है, छत्रपति रासो के लेखक है कौन, काशी छंगानी। चलिए इसके बाद में अगला जो रासो ग्रंथ है यह है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो शत्रुसाल रासो जो है, इस शत्रुसाल रासो के लेखक है कवि डूंगर सिंह। शत्रुसाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो शत्रुसाल रासो के लेखक है कवि डूंगर सिंह। और ये जो शत्रुसाल रासो है, इस महाकाव्य में आपको ध्यान रखना हाड़ौती का शासक है शत्रुसाल हाड़ा। इस शत्रुसाल हाड़ा की वीरता का बखान मिलता है। शत्रुसाल हाड़ा के इतिहास पर यह शत्रुसाल रासो लिखा गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 नाम और बता देता हूँ। शत्रुसाल रासो के बाद में अगला जो रासो ग्रंथ है यह है आपके कायम रासो। कायम रासो ये कई बार पूछा जाता है। कायम रासो के लेखक है जान कवि। जान कवि, और ये जान कवि जो है इनका वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना, इनका वास्तविक नाम था नियामत खां। जान कवि का वास्तविक नाम क्या था, नियामत खां। इस कायम रासो में फतेहपुर के आसपास, शेखावाटी क्षेत्र में जो फतेहपुर है, यहाँ के आसपास के जो कायम खानी मुस्लिम है, इन कायम खानी मुस्लिमों का इतिहास मिलता है कायम रासो में। कायम खानी मुस्लिमों का इतिहास, तो कायम खानी मुस्लिमों के इतिहास से संबंधित है कायम रासो, जो शेखावाटी के महान कवि जान कवि के द्वारा लिखा गया, जिनका वास्तविक नाम पूछा जाता है। वास्तविक नाम है क्या इनका, नियामत खां। जान कवि का वास्तविक नाम क्या था, तो जान कवि का वास्तविक नाम है आपके नियामत खां, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1-2 रासो ग्रंथ और ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला जो महाकाव्य है रासो ग्रंथों में वो है राम रासो। राम रासो कई बार पूछा जाता है, राम रासो के लेखक कौन है, तो राम रासो आपको ध्यान रखना है, राम रासो के लेखक है माधोदास ददवाड़िया। चारण साहित्यकार है माधोदास ददवाड़िया। राम रासो के लेखक कौन है, तो माधोदास ददवाड़िया। ये जो राम रासो है ना, ये डिंगल शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में है, डिंगल शैली में। राम रासो कौन सी शैली में है, तो चारणों की जो वीर रस की शैली है, इसी डिंगल शैली में ये माधोदास ददवाड़िया के द्वारा लिखा गया। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है राम रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना माधोदास ददवाड़िया के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद में है सती रासो। अगला जो रासो ग्रंथ है ये है आपके सती रासो। सती रासो, इस सती रासो के लेखक है राजस्थान के राज्य कवि, और राज्य कवि आप जानते हो सूर्यमल मिशन है। अपने राजस्थान के राज्य कवि कौन है, तो राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन के द्वारा सती रासो महाकाव्य लिखा गया। अपने राजस्थान में जो सती परंपरा है, इसी सती परंपरा पर यह महाकाव्य आधारित है। सती जानते हो आप लोग क्या होता है, अपने राजस्थान की प्रथाओं में हम पढ़ेंगे सती प्रथा। पति की मौत पर पत्नी उसके साथ में चिता में बैठ करके जलती थी, ये सती प्रथा थी। अब आपने राजस्थान में यहाँ की कुप्रथा चलती, हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो सतीत्व वास्तव में उनमें आता था, वो वास्तविक सती होती थी, ठीक है। इस सती प्रथा के बारे में देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख भारत में अगर देखा जाए तो भानुगुप्त का एक अभिलेख है एरन अभिलेख। इस एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये जो एरन अभिलेख है यह है भानुगुप्त का। भारत में सती प्रथा का पहला उल्लेख, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख। राजस्थान में सती प्रथा की पहली जानकारी मिलती है जोधपुर के पास में एक अभिलेख है घटियाला शिलालेख।
घटियाला शिलालेख जो गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। इस घटियाला शिलालेख में राजस्थान में सती प्रथा की पहली जानकारी मिलती है। राजस्थान में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है घटियाला शिलालेख में। हालांकि अब एक तरह से ये कुप्रथा है और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने बंद भी कर दिया, सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में ये इस प्रकार की परंपराएं होती थी। दो प्रांतों में, विशेषतः अपने राजस्थान और बंगाल के ब्राह्मणों में, राजस्थान के राजपूतों में और बंगाल के ब्राह्मणों में सती प्रथा का सर्वाधिक वर्चस्व था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद में इनकी भाभी को जबरदस्ती सती करवाया जाता है। अब सती कौन होना चाहे, कोई होना चाहेगी, कोई नहीं होना चाहे। आप अनुमान कौन कर सका, एक तो पति की मौत, चलो आ तो की बात को नहीं लार छूटे। एक तो पति की मौत, कतो बड़ो दुख, और पति ने गोद में बिठा खुद चिता में जलूं, कतो बड़ो आत्मसमर्पण है, कतो बड़ो एक तरह से उत्सर्ग है, कतो बड़ो बलिदान है। आप सोच कौन सका। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो वास्तविक सती होती थी, जिनमें वास्तव में सतीत्व आता था, ऐसी मान्यता है। अब सही है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको परंपरा बना दिया गया। गलत तब हुई है ना, पति की मौत कोरोना से हो गई तब भी उसको सती होना पड़ेगा, ये एक तरह से गलत हुई, है ना। तो इसलिए इसको बंद करना पड़ा। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनकी भाभी, क्योंकि बंगाल के ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों में भी ये प्रथा थी, इनकी भाभी सती नहीं होना चाहती थी, जलना नहीं चाहती थी। कौन सती होना चाहिए, तो इनकी भाभी को जबरदस्ती सती करवाया जाता है, जबरदस्ती चिता में बिठाया जाता है। तो उनकी भाभी चिता को छोड़ करके भाग जाती है, वापस उनको पकड़ करके लाया जाता है और ज़बरदस्ती उनको चिता में बिठाया जाता है, ठीक है, और जला दिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने ये दृश्य देखा और उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह से आत्महत्या के समान है। और फिर इन्हीं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सन 1829 में तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बाद में भारत के भी पहले गवर्नर जनरल बने, इस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। रीट में ये प्रश्न आया था। इन्होंने सती प्रथा के रोकथाम के लिए जो कानून बनाया था वो कानून था धारा 17। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा रोकथाम अधिनियम बनाया, उस कानून का नाम था धारा 17 और इस धारा 17 अधिनियम के तहत सती प्रथा पर रोक लगाई गई, ठीक है। अब ये प्रथा, जैसे अपने राजस्थान में कई सतियाँ, नारायणी देवी हुई, राधी माता, है ना, ये कई सतियाँ ऐसी है जिनके मंदिर भी बने हुए हैं, ठीक है, इनको पूजनीय भी माना जाता है। दुनिया की अंतिम सती महिला भी अपने राजस्थान में हुई, शेखावाटी में, दिवराला गांव में रूपकुंवर महिला जो 20वीं सदी में, आज से लगभग 40 साल पहले 1986 में वो सती हुई, तो ये विश्व की अंतिम सती महिला हुई। उसके बाद में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम, एक कठोर अधिनियम भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो इन्हीं सती परंपराओं पर सती रासो महाकाव्य लिखा गया, किसके द्वारा, सूर्यमल मिशन के द्वारा, ठीक है। राम रासो माधोदास दधवाड़िया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 2 नाम और है रासो ग्रंथों में, उसके बाद में रासो जो साहित्य है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो रासो ग्रंथ है ये है आपके परमाल रासो। परमाल रासो, परमाल रासो कई बार इनके बारे में पूछा जाता है। परमाल रासो भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परमाल रासो के लेखक है जगनिक कवि, लेखक जगनिक कवि। परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया, तो परमाल रासो के लेखक है कवि जगनिक। परमाल रासो किसने लिखा है, तो परमाल रासो के रचयिता है जगनिक कवि, ठीक है। अब ये परमाल रासो बार बार क्यों पूछा जाता है, तो इस महाकाव्य में 2 वीर योद्धाओं की वीरता का बखान है। एक का नाम है आल्हा और दूसरे का नाम है उदल। आल्हा व उदल मात्र 13 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले, ठीक है। जैसे गोरा और बादल का नाम बड़ी वीरता के साथ में लिया जाता है ना अपने राजस्थानी संस्कृति में, वैसे ही महोबा के 2 वीर थे आल्हा और उदल। इनकी वीरता पर यह महाकाव्य, इनकी वीरता के दोहे इसी महाकाव्य में आपको देखने को मिलेंगे, जो किसके द्वारा लिखा गया है, जगनिक कवि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये आल्हा और उदल महोबा के वीर सेनापति थे। कहाँ के थे, महोबा के। और महोबा का चंदेल वंशीय राजा था परमर्दी देव। उस समय महोबा पर कौन सा राजवंश था,
चंदेल वंश, और इस चंदेल वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था परमर्दी देव। राजा का नाम क्या था? परमर्दी देव। इसी परमर्दी देव के सेनापति थे आल्हा और उदल। जैसे अपने मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह के वीर सेनापति थे ना गोरा और बादल, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को नानी याद दिलाई गोरा और बादल ने, वैसे ही वीर योद्धा थे आला और उदल। कहा जाता है कि इस महोबा पर आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। परमर्दी देव की सेना पर आक्रमण किया था किसने? अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान क्योंकि भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली राजा था, तो पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से परमर्दी देव जो है वो भयभीत हो जाता है और इसके आक्रमण से डर जाता है, और डर करके ये परमर्दी देव युद्ध स्थल छोड़ करके भाग जाता है, और सेना का नेतृत्व इनके दोनों सेनापतियों को मिल जाता है, आल्हा और उदल। ये बड़ी वीरता के साथ में डट करके युद्ध करते हैं, और ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। महोबा के इन्हीं दोनों वीर योद्धाओं की वीरता का बखान मिलेगा आपको परमाल रासों में, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जगनिक कवि के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं आल्हा और उदल की वीरता के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि 12 बरस लो कूकर जिए 13 बरस लो जिए सियार। 12 बरस लो कूकर जिए 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन रो धिक्कार। ठीक है, ये एक क्षत्रिय के लिए अधिकतम उम्र इन्होंने बताई कि 18 वर्ष की उम्र जो है क्षत्रिय के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान की उम्र होती है। 12 बरस लो कूकर जिए, कुत्ते की अधिकतम उम्र 12 साल होनी चाहिए। 13 बरस लो जिए सियार, सियार की उम्र जो है, गीदड़ की उम्र जो है 13 साल होनी चाहिए। बरस 18 छत्री जिए, एक क्षत्रिय की जो सबसे अच्छी बलिदान की अवस्था होती है वो उसकी यौवन अवस्था होती है। 18 साल की उम्र में वो सबसे अच्छा युद्ध कर सकता है, जैसा आल्हा और उदल ने किया। इन्हीं आल्हा और उदल की वीरता के लिए ये दोहा जो है वो प्रचलित है। तो परमाल रासो बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जगनिक कवि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला रासो ग्रंथ देख लेते हैं। अगला जो रासो ग्रंथ है यह है प्रताप रासो। प्रताप रासो अगला रासो ग्रंथ है कौन सा? प्रताप रासो। ये जो प्रताप रासो है, इस प्रताप रासो के लेखक है जाचिक जीवन। प्रताप रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस महाकाव्य के रचयिता है जाचिक जीवन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रताप रासो के रचयिता है जाचिक जीवन। ठीक है, अब इसमें प्रताप रासो में है क्या, तो आपको ध्यान रखना, ये अलवर के शासक है प्रताप सिंह, मेवाड़ के महाराणा नहीं है, ध्यान रखना। अलवर के राजा है सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने अलवर की स्थापना भी की। अलवर के शासक प्रताप सिंह पर यह प्रताप रासो जो है ये लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रताप रासो के लेखक है कौन? जाचिक जीवन। ये राजस्थानी साहित्य में पहला प्रकार है रासो साहित्य। जो हमने पढ़े वो सारे रासो महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, रासो के बाद में राजस्थानी साहित्य का अगला प्रकार आज हम पढ़ते हैं। रासों के बाद में जैसे ख्यात है, वचनिका है, कई प्रकार है राजस्थानी साहित्य के, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। रासों के बाद में अगला जो प्रकार है यह है आपके वचनिका। वचनिका साहित्य, जैसे रासो है वैसे ही साहित्य का एक प्रकार है कौन सा? वचनिका साहित्य। वचनिका देखो संस्कृत का एक शब्द है वाचन, संस्कृत का शब्द है कौन सा? वाचन। इसी वाचन से वचनिका शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किसी राजा की वीरता, किसी राजा की वीरता का दोहों का वाचन जो है वो वचनिका कहलाता है। ठीक है, जैसे अपने राजस्थानी साहित्य में हमने रासो पढ़े, वैसे ही राजस्थानी साहित्य में कवियों के द्वारा वचनिका ग्रंथ भी लिखे गए, चारण साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए। ठीक है, वचनिका ग्रंथ ध्यान रखना वीरता के ग्रंथ होते हैं, और इन ग्रंथों के लेखक जो है वो चारण साहित्यकार होते थे। ठीक है, वीरता के ग्रंथ होते हैं ये हमेशा, वीरता के ग्रंथ। और अपने राजस्थानी साहित्य में 2 वचनिका ग्रंथ है। कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं? 2 वचनिका ग्रंथ है, और इनमें से एक इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है अचलदास खींचीरी वचनिका। ठीक है, तो दोनों वचनिका ग्रंथों के बारे में हम पढ़ेंगे जो चारण कवियों के द्वारा लिखी गई। पहली जो वचनिका है यह है आपके अचलदास खींचीरी वचनिका।
अचलदास खींचीरी वचनिका। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अचलदास खींचीरी वचनिका। सीधा प्रश्न आता है, अचलदास खींचीरी वचनिका जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य के लेखक कौन है? सीधा क्वेश्चन आता है। तो अचलदास खींचीरी वचनिका जो है, इसके लेखक है शिवदास गार्डन। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक है शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन चारण साहित्यकार है शिवदास गार्डन। और ये जो वचनिका है ये डिंगल शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है? डिंगल शैली में। चारणों की जो शैली है डिंगल शैली, इसी डिंगल शैली में ये लिखी गई है। ये जो शिवदास गार्डन है, ध्यान रखना, अचलदास खींची के दरबारी साहित्यकार थे। और जिस राजा की वीरता पर ये लिखी गई है वो राजा है गागरोन का राजा। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में है। अपने राजस्थान में खींची राजपूतों का केंद्र रहा था गागरोन। और यहाँ गागरोन के एक शासक हुए अचलदास खींची। गागरोन के सभी शासकों में जो सबसे वीर हुए वो अचलदास खींची थे। इसी अचलदास खींची की वीरता पर ये वचनिका लिखी गई है शिवदास गार्डन के द्वारा। गागरोन, ध्यान रखना, राजस्थान में खींची राजपूतों का केंद्र था। और खींची राजपूतों का होने के कारण, खींची राजपूतों द्वारा शासन होने के कारण गागरोन को क्या कहा जाता है? खींचीवाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? खींचीवाड़ा। इसी गागरोन के एक शासक हुए जिनका नाम था प्रताप सिंह खींची। राजा का नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। और ये प्रताप सिंह खींची संत रामानंद जी के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, संत रामानंद जी से मिलने के लिए जाते हैं काशी जी, और वहाँ संत रामानंद जी के उपदेशों से बड़े प्रभावित होते हैं। तो रामानंद जी से शिक्षा ले लेते हैं। रामानंद जी कहते हैं कि भाई प्रताप सिंह, तूने शिक्षा तो ले ली, अब इस शिक्षा का सदुपयोग कर, इन शस्त्रों को छोड़ दे और शास्त्रों को अपना ले। तो ये प्रताप सिंह खींची जो है उसी समय रामानंद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करके रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं। 12 शिष्यों में से एक बने और रामानंद जी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उन्होंने रामानंद जी की शिक्षा को खुद भी पिया और दूसरों को भी पिलाया। खुद भी पिया, दूसरों को पिलाया, इसलिए ये पीपा कहलाए। क्या कहलाए? पीपा कहलाए। संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था, जो गागरोन के राजा थे। और वहाँ पर सबसे पहले काशी में गरीब जो लोग थे, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के कपड़े सिलने का काम किया इसी प्रताप सिंह खींची ने, जो बाद में संत पीपा कहलाए। इसलिए कपड़े सिलने के कारण दर्जियों के आराध्य देवता कहलाए संत पीपा। इन्होंने मांसाहारी लोगों का विरोध किया। इन्होंने कहा कि जीव मारे जुहरी करे खाता करे बखान, पीपा प्रथम जानिए थाली माही मुसान। जो जीव को मारते हैं, है ना, ये संत पीपा ने कहा, मैंने नहीं कहा। जो पहले तो जीव को मारते हैं, बलि देते हैं, फिर जुहरी करते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, खाता करे बखान, फिर खाते समय उसकी तारीफ करते हैं कि क्या स्पाइसी बना है। ऐसे लोगों को संत पीपा ने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा सोचना चाहिए कि थाली माही मुसान, जिस थाली में आप खा रहे हो मांस को, उस थाली में ही मुसान है, शमशान है। ठीक है, तो इसी गागरोन के राजा हुए प्रताप सिंह खींची। ठीक है, 1423 में मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। इस होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। ठीक है, जो अलफ खां गोरी के नाम से भी कहलाता है। इस युद्ध में अचलदास खींची लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और गागरोन का पहला साका होता है। ठीक है, गागरोन के किले में 2 साके हुए। पहला साका आपके अचलदास खींची के समय, दूसरा साका इसके पुत्र पालन सिंह के समय, पालन सिंह। और दोनों ही बार मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो अचलदास खींची की इसी वीरता पर उनके दरबारी कवि शिवदास गार्डन ने अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी है। कई बार ये प्रश्न आता है, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन है। ठीक है, तो पहली वचनिका तो हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो सबसे प्रसिद्ध वचनिका है उस पर भी देख लेते हैं। दूसरा जो वचनिका ग्रंथ है अपने राजस्थानी साहित्य का, यह है राठौड़ रतन सिंह व महेश दासोत्री वचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। महेश दासोत्री वचनिका, बड़ा नाम है काफ़ी।
दो वीर योद्धाओं का वर्णन है इसमें, राठौड़ रतन सिंह व महेश दासोत्री वचनिकम। ठीक है, इसके जो लेखक है वो है जग्गा खिड़िया। राठौड़ रतन सिंह और महेश दासोत्री वचनिका के लेखक कौन है? चारण साहित्यकार है जग्गा खिड़िया। और ये जो है ये भी डिंगल शैली में है। दूसरी जो वचनिका है, दो वचनिका है और दोनों ही चारण कवियों के द्वारा लिखी गई डिंगल शैली में। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो राठौड़ रतन सिंह है ना, ये राजस्थान के राजा नहीं है, ये कहाँ के राजा है? रतलाम के शासक है। कहाँ के राजा है? रतलाम के। और रतलाम है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जब शाहजहां बीमार हो जाता है तो शाहजहां के बीमार होने के बाद में उसके पुत्र जो आपस में गृह युद्ध करते हैं, युद्ध की स्थिति होती है। और शाहजहां के पुत्रों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध है? धर्मत का युद्ध, जो औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ 1658 में। धर्मत जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, औरंगजेब वर्सेज दारा सिको, उत्तराधिकारी संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी ये, औरंगजेब वर्सेज दारा सिको। इस लड़ाई में कहा जाता है कि दारा सिको का जो सेनापति था ये विश्वासघात कर लेता है, वो औरंगजेब से मिल जाता है। उसके बाद में दारा सिको का सेनापति बनते हैं कौन? राठौड़ रतन सिंह। और ये युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस लड़ाई में दारा सिको की ओर से अपने मारवाड़ के भी एक राजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह, ये भी औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो दारा सिको के सेनापति बनते हैं राठौड़ रतन सिंह। हालांकि युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जीत करके धर्मत पर अधिकार कर लेता है और धर्मत का नाम चेंज करके क्या रख देता है? फतेहाबाद रख देता है। क्या नाम रख देता है? फतेहाबाद। लेकिन इस लड़ाई का आपको ध्यान रखना है, इस लड़ाई में दारा सिको का सेनापति बनते हैं कौन? राठौड़ रतन सिंह। और ये औरंगजेब से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इसी राठौड़ रतन सिंह की वीरता का बखान राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका में है, जो इनके दरबारी कवि, जो प्रसिद्ध साहित्यकार जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये हमने रासो और वचनिका साहित्य जो है वो पूर्ण किया है। अगली क्लास में हम राजस्थानी साहित्य में ख्यात, वैली, प्रकाश, इस प्रकार के साहित्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।